सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। इस वीडियो के शुरुआत में मैं बता दूं कि जो कल संसद में बिल गिरा, संशोधन बिल जो गिरा, संविधान संशोधन बिल, वो महिला रिजर्वेशन से उसका कोई संबंध नहीं था। एक सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो कल संसद में बिल गिरा वो महिला आरक्षण से संबंधित था। ये कहीं से इसका कोई संबंध नहीं था। महिला रिजर्वेशन बिल 2023 पास हो चुका है, कानून बन चुका है और 16 अप्रैल 2026 को ये सरकार उसको लागू भी कर चुकी है। तो आप इस भ्रम में न रहें कि महिला रिजर्वेशन बिल संसद में गिर गया और विपक्ष ने उस पर वोट नहीं किया। आप प्रियंका गांधी को सुन सकते हैं, राहुल गांधी को सुन सकते हैं, विपक्ष के अन्य नेताओं को सुन सकते हैं, कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट को सुन सकते हैं, जिसमें एक जानकारी दी गई है कि ये रिजर्वेशन, महिला रिजर्वेशन से इसका कोई संबंध नहीं था। अब हम एक एक कर बताते हैं कि जो कल हुआ उसमें किसका लाभ था या उसमें सरकार क्या करना चाहती थी, क्या उससे महिला रिजर्वेशन, महिला आरक्षण से कोई संबंध था। आज अलग अलग विपक्षी पार्टियों के जो झंडे हैं वो जलाए जा रहे हैं, जो उनके चुनाव चिन्ह हैं वो जलाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं से कोई सच्चाई नहीं है कि जो बिल संसद में कल गिरा वो महिला रिजर्वेशन पर आधारित था। ये बिल संविधान के 131वें संशोधन के लिए लाया गया था। सरकार उस संशोधन के जरिए ये चाह रही थी कि जो अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 82 है, यानी कि जिसमें अनुच्छेद 81 में ये प्रावधान है कि इसमें लोकसभा में अधिकतम 550 सांसद होने चाहिए, जिसको बढ़ा के 850 करना था। 82 में ये है कि हर जनगणना के बाद परसीमन होगा और इसी का विरोध विपक्ष कर रहा था। विपक्ष का कहना था कि अगर आपको महिला रिजर्वेशन देना है जो 2023 में पास हो चुका है, तो आप 543 सीटों पे क्यों नहीं देते। बीजेपी को या इस देश का दुर्भाग्य है। आप सोचिए कि जिस देश की महिलाएं पिछले 900 दिनों से ज़्यादा से इंतज़ार कर रही हैं, ये बिल, महिलाओं के रिजर्वेशन का बिल 2023 में पास हो गया था। आज 23/3/26, आप सोचिए कि 3 साल से ज़्यादा वक्त हो गया, लेकिन इस पर सरकार नहीं जागी। सरकार अब जागी है, जब सरकार को लगने लगा है कि 2029 में लोकसभा का चुनाव है और वो परसीमन चेंज करके लोकसभा की सीटें बढ़ा करके वो महिलाओं को न्याय देना चाहती है। अगर आपको न्याय देना था, सवाल यही उठता है कि अगर सरकार को महिलाओं की बात सुनिश्चित करनी थी, महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना था, तो ये 2023 में जब ये बिल पास हो गया, कानून बन गया, तब 2024 के चुनाव में इसे क्यों नहीं लागू किया गया। अब उसमें एक प्रावधान है कि ये तभी लागू होगा जब 2026 में सेंसस होगा, जनगणना होगा, उसके बाद परसीमन आयोग का गठन होगा, परसीमन होगा और सीटें जब बढ़ेंगी तब महिलाओं को उनका अधिकार दिया जाएगा। यानी कि अभी जो 543 लोकसभा की सीटें हैं, जो पुरुष प्रभुत्व सीटें हैं, उसमें महिलाओं का कोई अधिकार नहीं है। ये सरकार ने जता दिया है। आप सोचिए कि अगर सरकार को ये देना होता तो आखिर 543 सीटों पे सरकार क्यों नहीं दे रही महिलाओं को आरक्षण। सरकार को क्या डर है महिलाओं को आरक्षण देने में 543 सीटों पर। विपक्ष यही कह रहा है। विपक्ष यही कह रहा है कि आप 543 में आप 33% नहीं, कल्याण बनर्जी टीएमसी के सांसद, उन्होंने कहा कि हम 50% महिलाओं को देने के लिए तैयार हैं। आप 543 में से 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दीजिए, कल बिल लेके आइए, वो पास कराएंगे एक साथ मिलके। हालांकि 33% रिजर्वेशन का बिल पास हो चुका है। आप देखिए कि लोकसभा में बीजेपी के पास 240 सांसद हैं और उसमें महिला प्रतिनिधित्व कितना है, 12 दशमलव समथिंग। कांग्रेस के पास 99 है, 100 के आसपास है। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व 14% है, समाजवादी पार्टी का 13%, टीएमसी का 16%, रामविलास पासवान की एलजेपी की पार्टी जो चिराग पासवान है उन्हीं की पार्टी 5 सांसद हैं, जिसमें से 2 सांसद महिला है, 40%।
तो इसमें बीजेपी का प्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व महिलाओं का सबसे कम फीसदी है, और आप कह रहे हैं कि आप महिलाओं को न्याय देने के लिए कर रहे हैं। मैं सभी पार्टियों से यह अनुरोध करता हूं कि आप बियॉन्ड पॉलिटिक्स से हटके अगर महिला रिजर्वेशन देना है तो आज ही आप करिए कि 543 सीटों में से महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे। अब 850 सीटों का खेल क्या है? आखिर नॉर्थ और साउथ का खेल क्या है? साउथ इससे नाराज क्यों है? अब समस्या इस बात की है कि साउथ का तर्क है कि अगर 850 सीटें बढ़ जाएंगी तो उनका प्रतिनिधित्व संसद में कम हो जाएगा, उनका प्रतिनिधित्व राजनीति में कम हो जाएगा। बीजेपी जो ऑलरेडी नॉर्थ में उसका पैठ है और साउथ में वो कभी स्टेबल नहीं हो पाई, वो चाहती है कि साउथ को दरकिनार कर नॉर्थ से वो अपनी सीटों को बढ़ा के और सीटों का प्रतिनिधित्व बढ़ा करके वो सत्ता में बनी रहे। साउथ का मानना है कि उनका प्रतिनिधित्व देश में कमजोर होगा, जबकि जनसंख्या पर नियंत्रण उन्होंने किया, देश की इकोनॉमी में बढ़ाने में उन्होंने हाथ दिया, देश के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने में उनका हाथ है, देश में सबसे ज़्यादा टैक्स देने में साउथ के स्टेटों का हाथ है, देश में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट स्टेट साउथ के स्टेट हैं और सजा साउथ के स्टेटों को दी जाएगी। सरकार कह रही कि उनका प्रतिनिधित्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो सरकार क्यों नहीं बता रही कि आखिर प्रतिनिधित्व में परिवर्तन क्यों कैसे नहीं होगा? अगर आप जनसंख्या और समानुपातिक आधार पर भी मानते हैं तो भी साउथ के राज्य ठगे महसूस होंगे नॉर्थ के मुकाबले। आप आंकड़ों से भी समझ सकते हैं। भारत का संविधान अभी तक आप सोचिए कि 1971 के बाद 1971 में जनगणना हुई, अभी तक 1971 के आधार पर ही सीटों का निर्धारण है। आज तक आप सोचिए कि 1976 में होना था, नहीं हुआ। 2002 में होना था, 2001 की जनगणना के मुताबिक 2001 में होना था, 2002 में होना था, नहीं हुआ। 2011 में जनगणना हुआ, फिर भी नहीं हुआ, उसको बढ़ा के 2026 तक कर दिया गया। अब इस पे सभी सरकारों को ये सोचना होगा। लेकिन एक बात तय है कि जो कल बिल गिरा है, जो कल संविधान संशोधन गिरा है, वो संविधान संशोधन था, संविधान में बदलाव करना था, वो गिरा है। महिला रिजर्वेशन पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। सत्ता पक्ष ये बताने की कोशिश कर रहा है कि महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है। इस बिल में जो कल संविधान संशोधन पेश किया गया सरकार की तरफ से, 131वां संविधान संशोधन, उससे महिला रिजर्वेशन का कोई लेना देना नहीं था। अगर सरकार अगर दृढ़ निश्चयी है तो 543 में से तय करे कि 2029 से हम 543 सीटों में से ही महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे। आखिर महिला संशोधन विधेयक क्यों नहीं लाया गया? महिला रिजर्वेशन संशोधन विधेयक क्यों नहीं लाया गया? सरकार उस हिस्से को क्यों नहीं करना चाहती कि सेंसस के बाद हम, जब आपने 2023 में यही कहा, यही आपने प्लान बनाया, आपने कानून में यही महिला रिजर्वेशन कानून में दिया कि सेंसस के बाद परिसीमन होगा, उसके बाद महिलाओं का रिजर्वेशन दिया जाएगा। आप अब सेंसस है ही नहीं है, अब आप बीच में आप कह रहे हैं कि सेंसस की जरूरत नहीं है, 2011 के अनुसार ही हम देंगे। तो ये दोनों हाथ में सरकार लड्डू लेना चाहती है। सरकार को पहले से पता था कि ये संविधान संशोधन पास नहीं होगा, क्योंकि उसके पास आंकड़े नहीं हैं। आंकड़े 360 चाहिए, आपके पास टोटल मिला के 293-300 के आसपास। तो जो कल गिरा 298 पक्ष में, संविधान संशोधन के पक्ष में हुआ और 230 उसके खिलाफ, 2/3 बहुमत चाहिए था, यानी कि 360 के आसपास, जो नहीं पहुंच पाया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये महिला रिजर्वेशन पे कोई इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये संविधान को बदलने की प्रक्रिया थी, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया थी, न कि महिला रिजर्वेशन को हटाने की प्रक्रिया थी। तो एक भ्रम फैलाया जा रहा सोशल मीडिया सत्ता पक्ष के द्वारा भी कि महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है। ये महिलाओं के साथ कहीं से भी अन्याय नहीं है। महिलाओं के साथ अगर न्याय करना है, अगर सत्ता पक्ष दृढ़ निश्चयी है तो 543 सीटों में से महिलाओं की हिस्सेदारी 33% दे दे। दूसरी बात कि आप 33% महिलाओं की हिस्सेदारी देंगे, उसमें ओबीसी हैं, उसमें एससी हैं, उसमें एसटी हैं, उसमें दलित हैं, आदिवासी हैं। आप उनका प्रतिनिधित्व उन 33% में से क्यों नहीं करते? आप कोटा में क्यों लेके जा रहे हैं? आप टोटल सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व कर रहे हैं। उन महिलाओं में इतनी सीटें ओबीसी के लिए चाहिए, इतनी सीटें एससी के लिए चाहिए, इतनी सीटें एसटी के लिए चाहिए। ये आप क्यों नहीं किए?
ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल उठेगा। अब सवाल ये है कि अखिलेश यादव ने संसद में बोला कि उनको पता है कि जब 2027 में जनगणना पूरी होगी, 2029 में जनगणना पूरी होगी, तो उसमें जातिगत आंकड़े आएंगे और जाति के आधार पर, जातिगत आधार पर रिजर्वेशन की मांग होगी। और सोचिए कि अभी तो 2021-11 की जनगणना के अनुसार आप परिसीमन कर रहे थे, 2027 और 2029 में, 2027 और 29 में तो और ड्रास्टिक चेंज होगा। आप सोचिए कि जनसंख्या कहां पहुंचेगी। जाति आधारित जब आंकड़े आएंगे, हिल जाएगा पूरा देश और पूरी दुनिया भी एक दुनिया में ये खबर होगी कि जाति के आधार पर जब आप रिजर्वेशन देने जाएंगे तो आप देखेंगे कि ओबीसी की कितनी बड़ी आबादी है और उसको मिला क्या, SC ST की कितनी बड़ी आबादी है, उसे प्रतिनिधित्व के नाम पर क्या मिला। तो ये सवाल होगा और इसी सवाल के साथ एक भारत की नई राजनीतिक दिशा तय हो रही है। जैसे 90 और 80 के दशक में ओबीसी के नेताओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी, ऐसे ही अब वो दौर आ गया है जब ओबीसी के नेताओं की भागीदारी अब तेजी से बढ़ेगी और ओबीसी की पॉलिटिक्स ये तय करेगी कि देश की राजनीति कहाँ जाएगी। देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।